नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। किसका होगा मध्य प्रदेश? जी हाँ, चुनाव से पहले एक बार फिर से ईवीएम का जिन बाहर आ गया है और इस बार इसे बाहर निकाला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, ईवीएम पर हमारे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। जी हाँ, ईवीएम पर हमारे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। जी बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इसी हफ्ते चुनाव आयोग से मिलने की तैयारी में भी है। अब कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले और इससे पहले दिग्विजय सिंह का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाना किस तरफ इशारा करता है कि चुनाव को फिर उसी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है जहां पर चुनावी हार होने के बाद ईवीएम को कोसा जाता है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाता है। हम आज इसी सवाल को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारा सवाल यही है कि चुनाव से पहले ही ईवीएम पर सवाल क्यों, और जीत गए तो ठीक, हार गए तो ईवीएम जिम्मेदार। हमारे साथ चर्चा में जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा शिवम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच है। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ईवीएम पर हमारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। कौन से सवाल हैं और कौन से जवाब चाहिए आपको? देखिए, खाली दिग्विजय सिंह के सवाल नहीं है, ये पूरे देश के सवाल है हिमांशु। कि ईवीएम को लेकर के जो सवाल देश की जनता के मन में उठ रहे हैं उसको निश्चित तौर पर सरकार को साफ करना चाहिए, उसके जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए। दिग्विजय सिंह के तो सिर्फ बयान है, भावना पूरे देश की जनता की है कि आज ईवीएम को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं उनके जवाब कौन देगा? निश्चित तौर पर सरकार में बैठी पार्टी देगी। आज ईवीएम को लेकर के जो शंकाएं पैदा की जाती है, जो शंकाएं पैदा हो रही है, उनको लेकर के स्पष्ट करना चाहिए दिग्विजय सिंह जी। हमारी ईवीएम की जो कमेटी है उसके चेयरमैन है। इंडिया गठबंधन के जो ईवीएम के मामले हैं उसे दिग्विजय सिंह देखते हैं और दिग्विजय सिंह जी बहुत जल्दी चुनाव आयोग से इन सब बातों को लेकर के मिलने वाले हैं कि जो हमने ईवीएम में सवाल उठाए हैं और ये सवाल आज खड़े नहीं हुए, इससे जीत और हार का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो ईवीएम के लेकर के सवाल है उनके जवाब तो इस देश की जनता चाहती है और उसको लेकर के ही ईवीएम को लेकर के दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सरकार की नहीं जितेंद्र जी, एक बात बताइए, कर्नाटक में जब आप जीते तो फिर तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, हिमाचल में आप जीते तो फिर तो सवाल नहीं उठाया, अब चुनाव होने वाला है तो उससे पहले ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। हार का डर है क्या? देखिए, नहीं ना हिमांशु, हार और जीत को कोई बात नहीं, मैंने आपको स्पष्ट किया, लेकिन ईवीएम पर जो सवाल है उनको तो पूछना पड़ेगा ना। हम जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां ईवीएम की कमी समझ में आएगी वहां हम आपको बताएंगे कि ईवीएम में ये गड़बड़ियां हो रही है। लेकिन सरकार क्यों भाग रही है? भाई, चुनाव हार जीत का कोई ईवीएम से संबंध हो ना हो, और अगर कहीं ईवीएम में आरोप लगेंगे तो उसके जवाब भी आना चाहिए। चुनाव हम जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते या कोई भी राजनीतिक दल जीते, लेकिन ईवीएम पर जो सवाल है वो तो खड़े रहेंगे और उनके जवाब देना चाहिए। शिवम शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ईवीएम पर सवाल आज से नहीं उठ रहा है, बहुत पहले से उठ रहा है और इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से या फिर जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से स्पष्टीकरण लगातार आता रहा है, लेकिन फिर भी अगर नेता असंतुष्ट हैं ईवीएम को लेकर तो उनको संतुष्ट करना भी तो जिम्मेदारी है ना सरकार की। शिवम जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अपनी हार की पटकथा को लिखना शुरू कर चुकी है। चुनावी हार की इन लोगों ने तैयारी बनानी शुरू कर दी है कि चुनाव में जब मध्य प्रदेश की जनता इनको खारिज करेगी तो किस प्रकार से है उसको जस्टिफाई करेंगे। उसके लिए इनके पास बहाने तैयार हैं। अब दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकार कर लिया है, एक अनुभवी राजनेता है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कई बार वह खड़े नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी राजनीतिक सूझबूझ में मध्य प्रदेश के तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता कायल हैं और वह इस बात को भांप चुके हैं कि
कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता की वापसी की कोई गुंजाइश मध्य प्रदेश में नहीं है। इसीलिए आज वह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर के आ रहे हैं। न हिमाचल में उनको ईवीएम की चिंता हुई, न कर्नाटक में उनको ईवीएम की चिंता हुई, या फिर अन्य भी जो राज्य जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है वहां पे उनको ईवीएम की चिंता नहीं होती। लेकिन जिन भी राज्यों में वह अपनी संभावित हार को देखते हैं तो ईवीएम की चिंता कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों को नजर आने लगती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, कभी ईवीएम पे सवाल उठा देना, कभी वोटर की मानसिकता पे सवाल उठा देना। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग भारतीय वोटर की मनोवृत्ति के बारे में किया, वह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं। इन लोगों ने सदैव से एक लोकतांत्रिक राजशाही की ओर इस देश को ले जाने का काम किया है। और आज जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब गिरवा जो व्यक्ति उस वर्ग से आता है उस पद पर आसीन है, तो कांग्रेस पार्टी को इन तमाम चीजों से आपत्ति हो रही। ईवीएम जैसी प्रणाली जिसको कांग्रेस पार्टी ने खुद इतने वर्षों तक अपना करके रखा था, सत्ता में भी थे, विपक्ष में भी रहे, लेकिन कभी कोई खामी नजर नहीं आई। लेकिन जब देश की जनता उनको चुनाव दर चुनाव आज खारिज करने का काम कर रही है, इनको ईवीएम को लेकर के इनकी चिंताएं स्पष्ट हो रही हैं। तो यह तो दिखाता है कि दिग्विजय सिंह को वैसे भी राजनीति में कोई इतनी गंभीरता से नहीं लेता है, और इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, इसलिए इन्होंने अपना राग अलापना शुरू कर दिया है ईवीएम का। जितेंद्र जी बताइए, चुनाव से पहले ही शुरू हो गया ये सब। वैसे 5 साल तक तो नहीं बोले कभी कि ईवीएम में कोई दिक्कत हो सकती है या फिर ईवीएम को सही करना चाहिए। हम जा रहे हैं फिर से मिलने के लिए कि चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब दे। अब कुछ महीने जब चुनाव के बचे हैं तो फिर से ईवीएम शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि हिमाचल में हम जीते, कर्नाटक में हम जीते, हम मध्य प्रदेश में भी हारने की बात नहीं है मध्य कांग्रेस को। आप ये बताइए, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई। कांग्रेस कहीं वोटों के मामले में पीछे नहीं है। इसके बाद नगर निगम के चुनाव हुए, जब आप देखिए क्या स्थिति थी, हमारे पास एक भी नगर निगम नहीं था। 5 नगर निगम पर कांग्रेस बैठी है, 2 पर निर्दलीय और 2 पर हम 300 वोटों से हारे। इसके बाद जिला पंचायत के चुनाव देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों का स्नेह देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों का प्यार देख लीजिए। कांग्रेस लगातार 2018 के बाद बढ़त की स्थिति में। लेकिन इसका मतलब चुनाव पे भारी पड़ रहे हैं तो हम ईवीएम पर सवाल खड़े करना छोड़ दें। ईवीएम पर सवाल इस देश की जनता पूछ रही है कि आखिर ऐसा होता है कि जब परिणाम आते हैं तो जो निर्दलीय या किसी एक राजनीतिक दल का व्यक्ति खड़ा होता है उसको 0 वोट मिलता है। इसके पीछे सरकार को जवाब देना चाहिए। आपने देखा ईवीएम हैक करने के तरीके के बारे में, किस तरीके से एक विधानसभा में भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि कैसे ईवीएम को हैक किया जाता है। तो अगर किसी देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर सरकारों का दायित्व बनता है कि उसको जिम्मेदारी से ले और जनता के सवालों का जवाब दे। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अपने लिए नहीं बात कर रही। विधानसभा में आपने सही कहा, दिल्ली का आपने जिक्र किया और कहा कि यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने जब ये कहा कि आइए हमारे पास आइए और रियल वाली जो ईवीएम है उसको हैक करके दिखाइए, तो कोई भी विपक्ष का एक भी दल नहीं गया उसको हैक करने के लिए, कोई भी एक्सपर्ट सामने नहीं आया। क्या ये सच्चाई नहीं है? हिमांशु देखिए, कहीं ना कहीं टेक्निकल रूप से चुनाव आयोग अपनी बचत के रास्ते निकाल लेता है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये ईवीएम रखिए, इसको बिना छुए हैक करके दिखाइए। चुनाव आयोग ईवीएम सुपुर्द कर दे उन टेक्निकल्स के जिम्मे, ईवीएम हैक करके वो दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि साहब आप हमें बुलाते हैं और ये कहते हैं ये ईवीएम दूर पे रखिए, इसको हैक करके दिखाइए। क्या संभव है ये? ईवीएम को 1 घंटे के लिए उन इंजीनियर्स उन टेक्निकल्स के हाथ में दे दीजिए, चुनाव वो आयोग आपको की बता देंगे। निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहे हैं, यानी कि चुनाव आयोग के देखिए, सरकार के ये चुनाव आयोग से साथ लगातार काम बात कर की रहा जा रही है है कि बीजेपी जीत जाए, इसलिए वो उसमें पहले से ही हैकिंग करके रखता है। क्या आप निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं? मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग के कानों में भी ये बात आ रही है कि जनता लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रही है। चुनाव आयोग का कोई भी एक्शन ऐसा नहीं समझ में आ रहा है जो भारत की जनता के लिए हो। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सरकार के कहने में काम कर रहा है, इससे स्पष्ट होता है। मैं तो निवेदन करूंगा कि अभी भी समय है, एक बार ये चीज स्पष्ट कर दी जाए। वो जो इंजीनियर्स हैं जो ये कहते हैं, जो हम तो इंजीनियर नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल्स है वो कहते हैं कि एक बार ईवीएम हमारे हाथ में दिलवा दीजिए, चुनाव आयोग की हम बता देंगे कैसे हैक होता है। लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग उस ईवीएम को हाथ नहीं लगाने देता। और जब तक किसी इंजीनियर वो कैसे बता पाएगा कि इसमें कैसे मैनिपुलेशन किया जा सकता है? बस चुनाव आयोग इसी रास्ते से बच निकलता है।
शिवम शुक्ला जी, आप हाथ नहीं लगाने देंगे ईवीएम को और कहेंगे हैक कर लीजिए, ये तो बड़ा गलत है। आप पूरी तरीके से अगर कह रहे हैं कि आप हैक करके दिखाइए और हैक हो सकती है अगर, तो फिर होना चाहिए उसको और जो सच है वो सामने आना चाहिए। देखिए, दुनिया के जितने भी लोकतंत्र हैं उसमें एक बात आमतौर पर देखी जाती है कि सरकारों के आने जाने के क्रम में संस्थाएं हैं वह पूरे लोकतंत्र को स्थायित्व का भाव प्रदान करती हैं। भारत में भी इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, इस तरीके की तमाम संस्थाएं हैं जो चुनावों में एक सरकारें कभी इस पार्टी की रहती हैं, कभी उस पार्टी की रहती हैं, लेकिन वह स्थायी भाव के साथ इस देश के प्रति उनकी निष्ठा है और समर्पण है, उसके साथ कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का वास्तव में हमारे देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है। जब चुनाव आयोग ने सन 2017-18 में इनके तमाम जो सहयोगी दल आज हैं उनके समक्ष इस बात का प्रस्ताव रखा कि आप आइए, जब चुनाव आयोग ने आमंत्रित किया तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को आप वहां पर के इसको हैक करके दिखाइए या जो भी उसमें गड़बड़ी की जा सकती है उसको आप वहां पे एविडेंशियल तरीके करिए, तब एक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं गया था। आज जब पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, इस प्रकार के राज्यों में चुनाव है, तो इनको यह चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि सत्ता में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उल्टे जो इनके हाथ में है वह भी हाथ से जाने वाला है, क्योंकि प्रदेश की जनता, विभिन्न प्रदेशों की जनता इस बात को भली बात समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको कुशासन और भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया है। कमीशन खोरी और दलाली की सरकार दी है। मध्य प्रदेश की जनता ने भी जब चुनावी अंक गणित की त्रुटियों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में इनकी जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी, जहां पे वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, लेकिन सीटें 2-4 सीटें ये हमसे ज्यादा थे, सरकार बनाने में सक्षम हो पाए थे। उस स्थिति में सत्ता को पाने के बाद उन्होंने उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया, जनता ने वह चीज भी देखी है। जनता इन तमाम चीजों को अपने ध्यान में रख करके जब शिवम जी, 2023 आप के ये चुनाव मान में रहे वोट हैं कि डालेगी। ईवीएम को एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया है और हर चुनाव में उसकी बात होती ही होती है? देखिए, चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव हारने के बाद अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी और इनके जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं उनके पास सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि यह तो कभी जनता की मानसिकता के ऊपर ही प्रश्न 2018 में उठा तो आप देंगे, हारे थे। कभी ईवीएम। 2018 में तो आप हारे थे। देखिए, 2018 का मैंने आपको बता दिया, वोट प्रतिशत में हम ज्यादा थे, जनता ने हमें ज्यादा स्वीकार्यता थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ 2-4 सीटें कांग्रेस पार्टी हमसे ज्यादा लाई और उसके बाद जो अन्य विपक्षी राजनीतिक दल थे उनके सहयोग से इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनाने के बाद सत्ता का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, राहुल गांधी यहाँ पर अपने हाथ की उंगलियों पर 1 से 10 तक की गिनती गिन के गए थे कि हम पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, वह चीज तक यह कर नहीं पाए। और फिर जब सिंधिया जी ने उस दिशा में इनको ध्यान में लाने का काम किया, जिन्होंने उनको भी अपना जो राजनीतिक दम है वह प्रदर्शित किया और कहा कि आप सड़कों पे उतर जाइए, धरना प्रदर्शन करिए, और अंतोगत्वा स्थिति यह बनी कि जो लोग वास्तव में मध्य प्रदेश के हित के बारे में सोचते थे उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार को सड़क पे लाने का काम किया। तो यह सभी चीजें मध्य प्रदेश की जनता ने देखी और कांग्रेस पार्टी के जो अनुभवी नेता है दिग्विजय सिंह जैसे, वह भी इस बात को समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता की वापसी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए उन्होंने अभी से अपनी तैयारी बना ली है कि चुनावी हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा। उनके जो यहाँ के ऑब्जर्वर हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, वह भी इस बात को समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए वह कह रहे हैं कि वह जनता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है वह राक्षसी प्रवृत्ति की है। इनके यहाँ पर जो नेता है कमलनाथ जी को जो पीछे से रिमोट कंट्रोल की भांति ऑपरेट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, वह भी इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में इनकी वापसी नहीं होगी, इसलिए वह ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। कि मेरठ में एक उदाहरण आपके सामने आया कि मेरठ में मेयर कैंडिडेट का जो कैंडिडेट चुनाव लड़ा उसके पास 0 वोट आया। क्या उसने अपना वोट भी नहीं दिया? ईवीएम जब हम खोलते हैं और सुबह चेक करते हैं, जब उस समय आप देखिए किसी एक राजनीतिक दल को सारे वोट जाते हैं। डिमांड देखिए, आप ये क्या बताता है? ये बताता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में निवेदन करना और चाहूंगा, अगर उस गड़बड़ी को सुधारने की बात करते हैं तो आप राजनीतिक जवाब देते हो। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से मालूम है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं हम कलाकारी कर लेते और ये कलाकारी की राजनीति को रोकने के लिए हम सवाल उठाते हैं। आप ये बताइए, बात आप अभी हिमांशु ईवीएम की कर रहे हैं और राहुल गांधी पे चलेगा 1, 2, 3, 10 की बात करें। अरे अलगाववादियों के साथ सरकार कौन बनाता है? भारतीय जनता पार्टी बनाती है। इस देश को बंटवारे के दोषी कौन है? सावरकर दोषी है। 1947 में देश आजाद हुआ, 1933 में आपने मुस्लिम लीग के साथ जाकर के समझौता किया और पूरा का पूरा पाकिस्तान में जाने में सहमति दी। ये तो आपका चरित्र है। जो महबूबा मुफ्ती अलगाववाद की बात करती है उसके साथ कश्मीर में सरकार बना लेते हो और कहते हो दिग्विजय सिंह अलगाववादियों के साथ रहते। शर्म आना चाहिए आपको। जब जब विभाजनकारी बात होती है आपके राजनीतिक दल से विभाजन, आज देश का बंटवारा अगर हुआ
तो निश्चित तौर पर मुस्लिम लीग के साथ समझौते के कारण हुआ। ये तो चाहते थे कि पंजाब भी पाकिस्तान चला जाए, ये तो चाहते थे बंगाल भी पाकिस्तान चला जाए। वो तो भला हो नेहरू जी का, वो तो भला हो कांग्रेस पार्टी के उन जवानों का, जिन्होंने उस समय इनकी इन साजिशों का पर्दाफाश किया। जितेंद्र जी, क्या हिंदू मुस्लिम भी होने वाला है चुनाव में ईवीएम के अलावा? निश्चित तौर पर जब विकास के पास एजेंडा नहीं होगा, जब विकास के सवालों का जवाब नहीं। कर्नाटक में क्या हुआ आपने देखा? कर्नाटक में यही हुआ कि इन्होंने देखा कि 40% की सरकार प्रमाणित हो गई, 40% की सरकार वहां लगातार लोगों की जुबान पे चढ़ गया। कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन की सरकार है, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया। आपने देखा धर्म का उपयोग लेने का प्रयास किया, एक एक मंच पे हनुमान जी को ला करके बैठा दिया। लेकिन जनता, मैं तो बधाई देता हूं कर्नाटक की जनता को, जिसने विकास पर चुनाव केंद्रित रखा, जिसने इनकी इन सब बातों पर ना करके विकास पर लगातार सवाल पूछे, 40% कमीशन पर सवाल पूछे और परिणाम आपके सामने आ गया। हिमाचल में क्या हुआ? इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार गली गली घूमे, प्रधानमंत्री गली गली घूमे, गृह मंत्री गली गली घूमे, लेकिन हिमाचल में सरकार नहीं बना पाए। क्यों? जहां विकास का मुद्दा नहीं होगा वहां सरकार इस तरीके के मुद्दे लाने का प्रयास करेगी, हिंदू मुस्लिम लाएगी, संप्रदाय लाएगी। लेकिन आप ये देखिए मध्य प्रदेश सहित चारों प्रदेशों की विकास मुद्दा है। आज मध्य प्रदेश में लोग पूछ रहे हैं कि शिवराज सिंह सरकार 50% कमीशन की सरकार है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। हाँ, ईवीएम का सवाल भी आप ही उठा रहे हैं ना, सत्ता पक्ष थोड़ी ना उठा रहा है। शिवम शुक्ला जी जवाब दीजिए जितेंद्र जी का। देखिए, सबसे पहली चीज तो जितेंद्र जी भावेश में बहुत सारी बातें भूल गए। मैं पहली चीज उनको याद में दिलाना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग के साथ अगर किसी ने सरकार बनाने का काम किया था तो वह पंडित नेहरू जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल थी। लियाकत अली खान उनके मंत्रिमंडल में थे। तमाम मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे वह सभी सरकार में सम्मिलित थे। यूनियन जैक के झंडे के नीचे उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ब्रिटिश रानी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया था। तो दिखाता है कि इस देश में कौन वास्तव में देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू हमने कर दिया, उसके बाद भी मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार में है, केरल में किसका लगातार मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन होता है, यह चीज भी देश की जनता देख रही है। और देश की जनता वक्त आने पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देने का भी काम करती है। आज आप एक बात को समझ लीजिए, हम तमाम तरीके की बातें भले कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है, उन्होंने देश की जनता को जिस प्रकार से भरमाने का काम, आज ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में इन्होंने प्रदेश की जनता से वादे किया, जनता ने उन पर विश्वास किया और इनको वोट देकर के काम किया। वहां पे ईवीएम का इनको कोई संकट नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए, इन्होंने अपना चरित्र बदल लिया, तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की अपनी राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया। औरंगजेब सिलेबस में इनके आ जाता है, टीपू सुल्तान को महिमा मंडित किया जाता है, हिंदुत्व और सनातन से जुड़े हुए जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उनको बाहर कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश की जो देश प्रेमी जनता है, मध्य प्रदेश की राष्ट्रभक्त जनता है, वह इन चीजों, आप भी तो यही चाहते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं। सीएम साहब क्या बयान दे रहे हैं आजकल, पलटवार करते रहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का स्टैंड हमेशा एकदम स्पष्ट रहता है। हम कभी दोहरे मापदंडों के साथ राजनीति नहीं करते कि चुनाव नजदीक आए, अब चूंकि जनता का दबाव है, जनता जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं उनके साथ तो इनको खड़ा नहीं करना चाहती है, वो मतदान उनके पक्ष में नहीं करते, इसलिए हम हिंदुत्व का चोला ओढ़ लें। भारतीय जनता पार्टी का विचार तो जब से हमारा स्थापना हुई है उसके बाद से आज तक हमने सदैव से सनातन आस्था और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है और उसके लिए अपने तरीके से हर संभव प्रयास किया। हमारी राजनीति के 3 प्रमुख स्तंभ है, राष्ट्रवाद, विकासवाद की राजनीति और उसके अतिरिक्त सांस्कृतिक पुनरुत्थान। जितनी भी हमारे देश का जो एक वैभवशाली और गौरवशाली अतीत है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जिस भी स्तर का प्रयास हो हमारी सरकार ने करने का काम किया है। ईवीएम के बारे में बात कहूंगा कि यह बार बार कांग्रेस पार्टी, सिंधिया जी आपकी राजनीति में कैसे फिट बैठते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा आधारित दल है। जो भी व्यक्ति इस विचारधारा को आत्मसात करना चाहता है और सिंधिया परिवार का एक लंबे वर्ष तक इस विचारधारा से जुड़ाव था। हो सकता है कि सिंधिया जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत उस दल के साथ की हो, लेकिन वैचारिक रूप से उनके अंदर भी कहीं ना कहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के संस्कार हैं और उनका जो एक विरासत है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका जो भी योगदान था वह स्वाभाविक तौर पर एक प्रेरणा अपने आप में हम जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए है। और सिंधिया जी भी ने उस विचार को आत्मसात किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो इस राष्ट्र के बारे में एक दृष्टि रखी थी उसको आत्मसात करने के बाद अगर कोई भी दल
कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी समूह इस देश की बेहतरी और प्रगति के लिए काम करना चाहता है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो उस पर सदैव विश्वास रहता है। और मैं बार बार यह बात कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह हमेशा, आज यह आपको मैं बात बोल रहे थे कि विभाजन में किसकी भूमिका थी, विभाजन के लिए प्रस्ताव तो कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे अधिवेशन में पारित किया था और बाकायदा इस देश के विभाजन को स्वीकृत किया था। लेकिन आज चलिए 47 तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज 2023 में जब हम खड़े हैं तब भी इस देश को जो सिलीगुड़ी नेक है, चिकन कॉरिडोर है, उसको इस देश से अलग करने का स्वप्न देखने वाले उमर खालिद के मित्र कन्हैया कुमार को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया है, किस प्रकार से जो पश्चिम बंगाल की एक मुस्लिम लीग है, एक दल है जो वो जहर उगलने का काम करती है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। यह तमाम चीजें देश की जनता देख रही है और मध्य प्रदेश की जनता तो राष्ट्रभक्त है, सनातन प्रेमी है, इनका विश्वास तो इनको कांग्रेस पार्टी को मालूम है कभी नहीं हासिल होने वाला। गठबंधन महबूबा मुफ्ती के साथ आपका भी था, नहीं था? देखिए बिल्कुल महबूबा मुफ्ती जी के साथ गठबंधन था हिमांशु जी, लेकिन उस गठबंधन के लिए हमने अपने वैचारिक उसूलों के साथ समझौता नहीं कर लिया। उस गठबंधन के बाद हमने कश्मीर से हमने क्या कहा था, एक देश एक निशान और एक विधान की बात की, हम प्रबल समर्थक थे, प्रवर्तक थे, और उस चीज को 2020-19 में संकल्पित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखा दिया कि कभी भी राजनीतिक हमारी व्यवस्था, राजनीतिक कंपल्सन्स कभी भी हमारे वैचारिक स्तंभों से हमें डिगा नहीं सकते हैं। इस देश में हमारी जो भी, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने विचारधारा में कई बार परिवर्तन कर लिया, उन सिद्धांतों के साथ जिसके साथ एओ ने प्रेशर बॉल थ्योरी के तहत बनाया, फिर राष्ट्रवादी। शिवम शुक्ला जी, एक और बयान दिग्विजय सिंह का आया है, अभी रिसेंट आया है कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल को बैन नहीं करेगी कांग्रेस अगर वो चुनाव जीत जाती। कैसे? चलिए मैं एक बात हिमांशु जी कहना चाहूंगा, शायद ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी होगी। कमलनाथ जी ने अभी बागेश्वर धाम की कथा करवाई, उसका कुछ पुण्य और प्रताप दिग्विजय सिंह तक भी पहुंचा होगा, उनको यह बात सद्बुद्धि आई कि बजरंग दल वास्तव में एक राष्ट्रवादी लोगों का समूह है। हालांकि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार कभी आने ही वाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि बजरंग दल वास्तव में इस देश में जो कम्युनिटी डिफेंस की एक बात की जाती है, एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जिस स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो लगातार अल्पसंख्यकों के हित की ही बात करते हैं और उसके अतिरिक्त जो समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग है उसके हितों को ताक पर रख देते हैं, वह भी आज अगर बजरंग दल के बारे में एक सॉफ्ट टोन में आ रहे हैं तो दिखाता है कि इस देश का सनातन जागने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी को भी अपने स्टैंड पर चेंज करना पड़ रहा है। तो अगर मध्य प्रदेश में एक बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी का पूरा स्वरूप बदलने के लिए इनको विवश होना पड़ेगा। महाराष्ट्र में, वो माफ कीजिएगा, कर्नाटक में तो आप कह रहे थे कि हम बैन कर देंगे, अब यहाँ कह रहे हैं। देखिए कर्नाटक का मैं बिल्कुल एक बात, पहली चीज हमने हिमांशु जी बहस हमने ईवीएम से शुरू की थी, हम कर्नाटक तक गए। कर्नाटक में स्वाभाविक तौर पर हमने जनता से जो भी वादे किए जनता ने उसको खारिज किया, इनको आज सत्ता मिली, लेकिन सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से चरित्र परिवर्तन हुआ वह मध्य प्रदेश की भी जनता देख रही है। हमारे लिए बड़ा सेटबैक था, हमारे दल के लिए सेटबैक था कि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य जहां हमारी सत्ता थी उसको हमने खोया, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश में एक मैसेज गया, कर्नाटक के लोगों को भी इस बात की स्वीकारोक्ति हुई कि जिन बहकावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया उसको पूरा करने में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से अक्षम सिद्ध हुई। चाहे वह इनकी 5 गारंटी की बात हो, विकास कार्यों के बारे में अपने उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। एक साल तो शुरुआत में 1 साल तो लग जाता है सेट होने में, अभी से देखिए शुरुआत में, आज पहले साल में भ्रष्ट, उस पे आता हूँ। जितेंद्र जी बताइए, बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे, दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल फॉर्म में आ गए, अब बयान पर बयान वो दे रहे हैं। नहीं, देखिए बजरंग दल पर बैन लगाना नहीं लगाना निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी का बयान काबिले तारीफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी राष्ट्रवाद की व्याख्या की, इन्हें राष्ट्रवाद का राह भी नहीं मालूम है कि राह क्या होता है। जिसने विभाजनकारी बातें की, जिसका राष्ट्रवाद से कोई संबंध नहीं रहा, राष्ट्रवादी है, बजरंग दल राष्ट्रवादी है। निश्चित तौर पर बजरंग दल समाज के क्षेत्र में काम कर रहा है, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है और इसको लेकर के कोई दुर्भावना से कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन हिमांशु, बात समझ में ये नहीं आती मेरी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात क्या करती है। इन्होंने कभी राष्ट्र ध्वज को अपना ध्वज नहीं माना। ये एक देश एक राष्ट्र एक ध्वज की बात करते हैं। कश्मीर में इनका ये सिद्धांत धूल खा रहा था। महबूबा मुफ्ती जो पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात करती है, उसके साथ सरकार बनाते हैं, 52 साल तक तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करें तो बड़े हास्यास्पद बयान समझ में आता है। जितेंद्र जी सवाल का जवाब दीजिए,
कभी आप कहते हैं कि बैन करेंगे, कभी आप कहते हैं नहीं बैन करेंगे। चल क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी में एकमतता है किसी चीज को लेकर या बिखराव नहीं ये नजर आ देखिए, रहा है? सवाल इस बात का है, बजरंग दल अगर हमारे कार्यालय पर जाकर के तोड़फोड़ करेगा तो उस पर कार्रवाई होना भी सुनिश्चित करेंगे। जबलपुर की घटना आपको याद होगी, क्या कसूर था कांग्रेस पार्टी का? बजरंग दल ने कार्यालय में घुस करके तोड़फोड़ की, इसकी इजाजत तो नहीं देगी कोई सरकार। लेकिन अगर समाज सेवा के कार्य करेंगे तो सम्मान किया जाएगा, लेकिन अगर समाज सेवा के कामों से दूर होंगे और इस तरह की पत्थरबाजी की घटना, इस तरह की उत्तेजक घटनाएं, इस तरह के हमलों की घटनाएं होगी तो निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसमें कहीं कोई सॉफ्ट ये बजरंग लॉ दल एंड के ऑर्डर लिए, का मसला हो गया कहीं ना कोई किसी के लिए, क्योंकि सरकार का कानून का डंडा जितेंद्र जी, चलेगा ही लॉ मंशू एंड जी, ऑर्डर का चाहे मसला हो गया। बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो या कोई भी दल हो। अरे तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया ना। अगर कोई कानून व्यवस्था में जो है दखल देगा और उसको तोड़ने की कोशिश करेगा कानून को, तो उससे सजा मिलेगी। ये तो कानून का मसला हो गया, इसमें राजनीति कहां से आ गई? आप कौन होते हैं किसी को बैन करने वाले या फिर ना बैन करने वाले, घोषणा करने वाले कौन होते हैं? नहीं देखिए, मेरा मतलब कहने का कि इस मध्य प्रदेश की धरती में पीएफआई के भी कदम पड़े, इस मध्य प्रदेश की धरती में सिमी के लोग भी काम दिखाई दिए, इस मध्य प्रदेश की धरती में आतंकवादी भी मिल रहे, तो ये सरकार का फेल्योर है कि नहीं? हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इस बात को लेकर के बयान आता है। बजरंग दल अगर कोई ऐसा एक्शन लेगा, बजरंग दल यदि कहीं कोई इस देश को तोड़ने वाला बयान जारी करेगा तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी, बैन किया जाएगा। लेकिन अगर समाज सेवा क्षेत्र में काम करेगा, इस तरह की घटना प्रकाश में नहीं आएंगी तो उसको बैन करना ठीक है कोई, शिवाजी हम जी, राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण ये कह रहे हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण कह रहे हो, तो हमारा वो कोई मंतव्य नहीं है। बजरंग दल को बैन करने का कहीं कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर बजरंग दल की शिवम शुक्ला जी घटना इस आपके तरह पास की आ रहा हूँ। होगी तो शिवम निश्चित तौर शुक्ला पर जी उसको बैन भी आपके किया पास जाएगा। आ रहा हूँ। ठीक है जितेंद्र जी, जितेंद्र जी एक सेकंड, शिवम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, अगर बजरंग दल हो या फिर कोई भी दल हो, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या साफ करके जाइए। देखिए, जितने भी राष्ट्रवादी संगठन हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के सनातन धर्म के प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में दुर्भावना रखने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कर्नाटक में इनके चुनावी मैनिफेस्टो में जिस प्रकार की बात सामने आई थी कि बजरंग दल जैसे जो भी राष्ट्रवादी संगठन है उनके ऊपर बैन लगा देगा, तब इन्होंने बजरंग दल की तुलना किससे की थी? पीएफआई और सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ की थी। आज मध्य आपने भी प्रदेश तो इंडिया गठबंधन की तुलना, आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उसने इंडिया गठबंधन को किस किस से जोड़ दिया? क्या देखिए वो सही था? देखिए उसे सिर्फ सही नाम रख दिया? लेने के साथ ही अगर देश की जो भावना है, देश की अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान की भावना आप तो किसी भी वैसा कह संगठन में रहे आ थे, जाती है। हमने तो तुलनात्मक रूप से बताया, लेकिन बजरंग आप दल का एक लंबा इतिहास रहा है। घोड़े के भी चार पैर होते हैं, तो गधा और घोड़ा दोनों एक हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए देखिए लेकिन जिन्होंने इतने लंबे वर्षों तक इस देश पर हुकूमत की, आज जिन्होंने वैचारिक रूप से तमाम अंतर विरोध होने के बावजूद भी एक साथ आने का निर्णय लिया, अपनी लीडरशिप और काडर का कोई भी मेल न होने के बावजूद भी जो लोग सत्ता की लोलुपता में इस प्रकार से दल बना करके एकजुट होकर के सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को चैलेंज करने के लिए एकजुट होकर के सत्ता के स्वप्न देख रहे हैं, तो उनकी तुलनात्मक रूप से आप देख लीजिए, इन मुझे ये लोगों की इस बताइए, देश के बारे में कोई मुझे एक मानसिकता सीधा नहीं सा है, कोई सवाल, नियत नहीं है। सीधा सा सवाल, कोई भी दल, जैसे बजरंग दल का क्योंकि जिक्र हो रहा है, अगर उत्पात मचाएगा, अगर कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा, इस बात के अगर सबूत मिलेंगे कि उसने समाज के अंदर कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, तो वो उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हाँ या ना? देखिए कल्पना लोक में जीने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कुछ आपराधिक कृत्य करते हैं, किसी अरे ऐसी ये चीज में सवाल का संलिप्त पाए जवाब जाते तो हैं दो तो उनके भैया, ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि हिमांशु नहीं जी के होनी चाहिए, सवाल का यह जवाब तो तो दो। सापेक्षता की बात है। बजरंग दल का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, न कभी इस प्रकार की चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट था, नहीं न नहीं, आगे रहेगा। वह सदैव से सनातन और राष्ट्र प्रेम भविष्य की में कोई क्या भावना से करेगा? उत्प्रोत होकर के भविष्य में कोई क्या करेगा आपको पता है? आप कल कहाँ होंगे क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? तो कल को इस बात का आश्वासन दीजिए ना कि कोई भी अगर गलत करेगा देखिए तो वो देखिए सजा का देखिए हकदार होगा, सीधी सी हिमांशु बात। हिमांशु वो जी कोई भी दल हर हो।
हिमांशु जी, हर संगठन की अपनी एक डिक्लेयर्ड विचारधारा होती है, कार्य पद्धति होती है, और उसके विपरीत कई बार उस संगठन के ही लोग जाकर के अगर कोई इस प्रकार का अनैतिक कृत्य करते हैं, या जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के टर्मोइल की सिचुएशन उत्पन्न करते हैं, तो उस वक्त जो भी कानून व्यवस्था के तहत उपयुक्त होगा वह तो कोई भी सरकार करेगी। लेकिन इस प्रकार से उस दल की मानसिकता और विचारधारा को जानने के बावजूद, कोई इस प्रकार का आपराधिक कृत्य न किए जाने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के तहत अगर इस प्रकार से प्रतिबंध लगाने की बात और सर्टिफिकेट बांटने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, तो यह पूरा देश दिख रहा है। नहीं, आप भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में कर लेते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है, तब आपको विचारधारा याद नहीं आती है। ऐसे तमाम उदाहरण है, महाराष्ट्र से लेकर और तमाम प्रदेशों में उदाहरण है। आपने फिर नहीं देखा कि भ्रष्टाचार से संलिप्त व्यक्ति है, इस पर हम कभी आरोप लगाया करते थे, हमने पार्टी में शामिल कर लिया। देखिए हिमांशु जी, मेरा कहने का मतलब, देखिए समय हमारे पास सीमित है, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर इस तरह की उद्दंडता करता हुआ पाया जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो कोई भी दल हो। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, वो एनएसयूआई के लोग हो या फिर एबीवीपी के लोग हो, बजरंग दल के लोग हो, कोई भी हो, अगर वो उद्दंडता करते हुए पाए जाएंगे, कोई इवन नेता हो किसी भी पार्टी का हो, तमाम पार्टियां हैं अपने देश के अंदर, उनको सजा मिलनी चाहिए। सीधा एक मत होना चाहिए इस पर, बातें घुमाने से कुछ नहीं होता है। शिवम जी, आपको, आपके लिए भी था ये, जितेंद्र जी आपके लिए भी था। फिलहाल क्योंकि ईवीएम का चर्चा हो रही थी, तो ईवीएम को लेकर अब चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। अब चुनाव से पहले देखिए इन चर्चाओं पर कितना जोर और पड़ेगा और ये चर्चाएं और कितनी गरमाएंगी। फिलहाल के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस डिबेट में हमारे साथ। शिवम जी, जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।